हेलो एंड वेलकम बैक गाइस स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल के अनदर पार्ट में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हम आज सीखने वाले हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी के बारे में। अभी तक गाइस हम लोगों ने जो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाई, वो जितने भी एप्लीकेशन हमने डिजाइन करी वो नॉन सिक्योर थी। आप ऐसा कह सकते हो हम लोगों ने बेसिक एपीआई डेवलप करी थी। अब हम एपीआई को सिक्योर बनाना सीखेंगे, और जब तक आप एक एपीआई को सिक्योर नहीं कर रहे हैं तो आप बेसिक एपीआई का कोई यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस पर्टिकुलर सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी एपीआई को सिक्योर बनाते हैं और उसमें स्प्रिंग की सिक्योरिटी मॉड्यूल को कैसे ऐड करते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई भी ऐसा बंदा है जो भाई ये जो पर्टिकुलर वीडियो है आप लोग पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मेरा ये जो प्लेलिस्ट है इसको जरूर वॉच करिए। और यहाँ पे देखिए स्प्रिंग सिक्योरिटी के बहुत सारे वीडियोस हैं, इनको जरूर देखिए। अब तक देखिए मैंने इतने सारे वीडियोस यहाँ पे बना लिए हैं, राइट। तो ये सारे वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। जब आप इन वीडियोस को देखोगे तो आपको बेसिक नॉलेज आपकी स्प्रिंग बूट का हो जाएगा। बट अगर आप स्प्रिंग बूट पहली बार भी सीख रहे हो ना, तो आप स्प्रिंग सिक्योरिटी को यहाँ पे अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझते हैं। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। फाइल में गए और न्यू में जाके एक नया हम स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं फिर से रिवाइंड कर दूं, स्प्रिंग सिक्योरिटी। ओके। चलिए, तो मैं यहां से क्या कर लेता हूं, एक नया प्रोजेक्ट करता हूं क्रिएट, जिसका नाम रख देता हूं रेस्ट एपीआई 7। ठीक है। तो रेस्ट एपीआई 7 6 तक हमारा बन गया था, 7 नाम से एक नया एपीआई, और रेस्ट एपीआई 7 सिक्योरिटी, राइट, ऐसा कर देते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए जो भी हमारा पैकेज वैकेज है, आर्टिफैक्ट्री है, ये सारा चीज हम एज इट इज रहने देते हैं, जावा वर्जन, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि हम स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करने जा रहे हैं तो स्प्रिंग वेब की तो हम डिपेंडेंसी डालेंगे ही डालेंगे। अभी हम माई एसक्यूएल की डिपेंडेंसी रहने देते हैं, हमें जरूरत नहीं है। स्प्रिंग डेव टूल की डिपेंडेंसी डाल देते हैं, लॉम्बॉक की अभी हमें जरूरत नहीं है। अब हम केवल और केवल बेसिक एपीआई एक डेवलप करेंगे और उस बेसिक एपीआई में सिक्योरिटी ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ से मैं सिक्योरिटी ऐड कर देता हूँ। ठीक है। ये ले लिया हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी। ठीक है। वैसे लॉम्बॉक आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप स्प्रिंग सिक्योरिटी का कोई भी फीचर यूज करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी सिक्योरिटी के अंदर स्प्रिंग सिक्योरिटी आपको ऐड करना पड़ेगा। देखिए ये जो स्प्रिंग सिक्योरिटी है ये स्टार्टर लेवल की सिक्योरिटी है, बट सिक्योरिटी में ऑथ क्लाइंट भी होता है, देखिए ऑथ टू रिसोर्स सर्वर भी होता है, ऑक्टा की भी सिक्योरिटी होती है। अलग अलग तरह की सिक्योरिटी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करवा सकते हैं। तो पहले बेसिक लेवल की सिक्योरिटी आप अंडरस्टैंड करिए, फिर धीरे धीरे आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया। होगा ये कि जै नॉर्मली होता क्या है कि जब आप एपीआई डेवलप करते हो तो किसी भी एपीआई को आप कॉल करते हो, चाहे वो गेट की होती है या पोस्ट की होती है या पुट की एपीआई होती है, तो उसको कॉल करते हो तो प्रॉपरली रिस्पॉन्स देता है ना। लेकिन जैसे ही आपने स्प्रिंग सिक्योरिटी का आपने डिपेंडेंसी मात्र अपने प्रोजेक्ट में ऐड किया, तो स्प्रिंग का जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है वो वहां पे इनेबल हो जाता है और सिक्योरिटी भी ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाती है, और आपके सारे यूआरएल सिक्योर हो जाते हैं। मतलब आपको बहुत ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। ऐसे समझ लीजिए कि बस एक सिंगल डिपेंडेंसी डालने से आपके सारे यूआरएल सिक्योर हैं। स्प्रिंग सिक्योरिटी आपके प्रोजेक्ट में इनेबल हो गई, राइट। बट अब उस सिक्योरिटी में कैसे कैसे उसके साथ हमें वर्क करना है, उसी के बारे में हमें समझना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना एक यहाँ पे कंट्रोलर एक डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है। और उस कंट्रोलर में एक सिंपल सा गेट मेथड हम क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो गेट मेथड चलता है या नहीं चलता है। तो फाइल में जाके यहाँ पे हम जाएंगे, एक नया बनाएंगे जावा की क्लास, और उस क्लास के लिए यहाँ पे पैकेज हम कंट्रोलर नाम का दे देते हैं, डॉट कंट्रोलर। ठीक है। और लेट से यहाँ पे हमने होम कंट्रोलर होम कंट्रोलर नाम से एक सिंपल सी जावा का एक क्लास डिजाइन हम लोगों ने कर दिया। ठीक है।
अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर, इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर, होम कंट्रोलर के अंदर एक अपना एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उससे पहले, चूंकि ये रेस्ट एपीआई हम डेवलप कर रहे हैं, तो हम अपना यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर मेंशन कर देते हैं, राइट। तो ताकि हमारा जो रिस्पांस बॉडी है वो भी इस पर्टिकुलर मेथड के साथ आ जाए। अच्छा, उसके बाद अगर मुझे अपना एप्लीकेशन का कोई बेस यूआरएल मेंशन करना है, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वैल्यू के अंदर एपीआई इसका नाम दे दिया, ये हमारा बेस यूआरएल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग और से हेलो करके मैं एक यहाँ पे क्या बना देता हूँ, एक गेट मैपिंग क्रिएट कर देता हूँ। बहुत बेसिक सी गेट मैपिंग मैंने यहाँ पे बना दी। और उसके बाद बस कंसेप्ट पहले आपको समझाना है मुझे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हेलो का एक यूआरएल क्रिएट कर दिया, और यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं हेलो स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी, ठीक है। ये हमने कर दिया, ठीक है। बहुत बड़ा तो लॉजिक कुछ नहीं लिखा हमने, बहुत छोटा सा लॉजिक लिखा है ना। तो इसको तो चलना चाहिए ना, नहीं चलेगा। अभी आप देखिएगा, अभी होगा क्या कि आपने स्प्रिंग सिक्योरिटी का स्टार्टर डिपेंडेंसी ऐड किया है ना, तो बस उस डिपेंडेंसी ऐड करने मात्र से ही आपकी यूआरएल सिक्योर हो जाएंगे। अब सिक्योर हो जाएंगे का क्या मतलब हुआ, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले मैं अपना पोर्ट नंबर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, सर्वर पोर्ट, राइट। तो सर्वर डॉट पोर्ट, सॉरी, सर्वर डॉट पोर्ट, ओके। क्योंकि मेरा जो पोर्ट नंबर है 8080 ऑलरेडी एग्जिस्ट रहता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज कर दे रहा हूँ। और बाकी देखिए, मैं आपको डिपेंडेंसी दिखा देता हूँ कि डिपेंडेंसी यहाँ पे कौन सी आई है। देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें स्प्रिंग स्टार्टर सिक्योरिटी करके डिपेंडेंसी आती है, वो डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं आप। देखिए देखिए, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, ओके। और ये स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी है, डेव टूल है और लॉम्बॉक वगैरह है, ठीक है। चलिए, परफेक्ट है। अब क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को रन कर देते हैं भाई, ठीक है। तो आपने क्या करा है, एक छोटी सी रेस्ट एपीआई, हेलो वर्ल्ड की रेस्ट एपीआई आपने डेवलप करी है। और उस हेलो वर्ल्ड की जो रेस्ट एपीआई आपने बनाई है, तो उसके लिए आपने एक छोटी सी गेट मैपिंग और एक बेस यूआरएल आपने क्रिएट करके रख दिया है। अब गेट मैपिंग है तो ये तो ब्राउजर से भी चल जाएगा, राइट। अब अगर इसको ब्राउजर से चलाना है तो ब्राउजर से भी चला सकते हैं, अदरवाइज आप पोस्टमैन के अंदर जाके भी चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गेट की मैपिंग है ना, तो यहाँ पे HTTP लोकल होस्ट और मेरा पोर्ट नंबर है 8090/API/hello, ठीक है। ये है, और यहाँ पे मैं मैपिंग ले लेता हूँ, गेट मैपिंग, ठीक है। परफेक्ट है। ये यूआरएल मैं ब्राउजर में भी जाके चला सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चल गया भाई, एप्लीकेशन रन हो गई। तो सबसे पहले मैं इसको ब्राउज़र में आपको चला के दिखाता हूँ। अगर इस एप्लीकेशन को आप ब्राउज़र में चलाते हो तो कैसा दिखेगा? क्या गेट की एपीआई ब्राउज़र में नहीं चलती है? बिल्कुल चलती है। तो अगर आप यहाँ से ब्राउज़र पे लिख के एंटर मारोगे तो आ जाना चाहिए भाई। ये देखिए, नहीं आया भाई, एपीआई कॉल ही नहीं हुआ। है ना इंटरेस्टिंग बात? तो आपने क्या सिंगल लाइन की भी कोडिंग करी? क्या आपने एक लाइन की कोडिंग करी? आपने स्प्रिंग को बताया कि भैया मेरी सिक्योरिटी इनेबल कर देना और इस हमारी एप्लीकेशन को सिक्योर कर देना? नहीं, जैसे ही स्प्रिंग सिक्योरिटी का कोई भी फीचर, मतलब डिपेंडेंसी मात्र आप स्प्रिंग बूट में ऐड करते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो डिपेंडेंसी ऐड करने से ही सिक्योरिटी आपके प्रोजेक्ट के लिए इनेबल हो जाती है। उस डिपेंडेंसी की वजह से हमारे बैकएंड में बहुत सारी फिल्टर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। एक्चुअली में ये जो सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारा खेल होता है वो फिल्टर का ही होता है। अगर आप फिल्टर नहीं जानते तो पहले फिल्टर एपीआई के बारे में भी पढ़ सकते हो यार। मैं तो आपसे रिकमेंड करूंगा, जरूर पढ़िए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सर्वलेट वाला ही प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको फिल्टर आगे मिलेगा, है ना। तो फिल्टर को जरूर आप पढ़िए एक बार। तो तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर मेमोरी में एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फिल्टर हमारे लिए
एक हमारे रिक्वेस्ट को प्री अथराइज्ड या प्री प्रोसेस्ड करते हैं, और वो चेक करते हैं कि क्या आप ऑथेंटिकेटेड हो, मतलब क्या आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है। तो आपने कहा कमाल कर रहे हो पांडे जी, है ना। यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड की क्या बात है, यूजर आईडी पासवर्ड तो कहीं से पहले जनरेट कराएंगे, तब तो हम करेंगे काम। तो यूजर आईडी तो हमने बनाया नहीं, पासवर्ड तो हमने बनाया नहीं, और तुमने एक फॉर्म दे दिया, कह दिया कि साइन अप करो, कहाँ से करेंगे हम, है ना। तो उसकी बात अभी हम करते हैं। बट अगर चलिए हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, देखिए पोस्टमैन में, तो पोस्टमैन में भी ट्राई करोगे तो कुछ स्पेल थोड़ी ना आएगा। यहाँ पे वो अनअथराइज्ड आ गया 401, कि आपकी रिक्वेस्ट अथराइज नहीं है, आपको पास अथॉरिटी नहीं है कि आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेज सकते हो, है ना। तो चाहे ब्राउजर से ट्राई कर लो, तो यानी कि गेट की एपीआई भी नहीं चल रही है, पोस्ट की भी नहीं चलेगी, पुट की नहीं चलेगी, कोई एपीआई, सारे यूआरएल सिक्योर हो चुके हैं। पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी यूआरएल कॉल ही नहीं होगा। कब तक नहीं कॉल होगा? जब तक कि आप अथराइज्ड नहीं होगे, जब तक कि आप ऑथेंटिकेट नहीं होगे। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको मैं समझाऊंगा। अगर आप स्प्रिंग सिक्योरिटी पढ़ रहे हो और आपको ऑथेंटिकेशन का मतलब नहीं समझ में आता, अथराइजेशन का मतलब नहीं समझ में आता है, तो पहले आप ऑथेंटिकेशन और अथराइजेशन, ये जो दो टर्मिनोलॉजी है ना, इनको बहुत अच्छे से समझिए। तो अथराइजेशन के बारे में आपको आगे मैं कभी बताऊंगा, बट पहले ऑथेंटिकेशन का मतलब तो बहुत ही सिंपल होता है भाई। ऑथेंटिकेशन का मतलब एक्सेस परमिशन, राइट। कि भाई जैसे आप मतलब कोई भी वेबसाइट में जाने से पहले यूजर आईडी पासवर्ड डाल के फिर लॉगिन करके आप जाते हो, तो जैसे जैसे आप फेसबुक ओपन आप कर रहे हो, तो यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे तभी लॉगिन कर पाओगे। जीमेल आप ओपन कर रहे हो, तो यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे तभी आप लॉगिन कर पाओगे। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब कि भाई आप जो यूजर है, जो यूजर इस पर्टिकुलर वेबसाइट में भी आ रहा है, क्या उसने जो क्रेडेंशियल डाले हुए हैं, यूजर आईडी पासवर्ड डाले हुए हैं, वो सही है या नहीं सही है। अगर सही है तो ऑथेंटिकेट हो गया, सक्सेस हो गया, और वो आगे जा सकता है एपीआई को कॉल करने के लिए। अगर नहीं हुआ तो फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा कि सर हम यहाँ से ऑथेंटिकेशन करेंगे कैसे? हमने तो अभी कोई कोडिंग करी नहीं, हमने तो इसके लिए कुछ लॉजिक तो लिखा नहीं। तो हमारी यूजर आईडी और पासवर्ड, ये सारी चीजें हमको ऑथेंटिकेट कैसे कराएंगे? हम क्या यहाँ पे यूजर नेम डालें और क्या यहाँ पे पासवर्ड डालें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है भाई, है ना। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग सिक्योरिटी के फीचर को प्रोग्राम में ऐड करते ही स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे सेट ऑफ फिल्टर्स मेमोरी के अंदर चलते हैं, और वही सेट ऑफ फिल्टर की पूरी कहानी को समझना है हमें, राइट। अगर वो कहानी आप समझ जाते हो तो सिक्योरिटी का आधा काम आपका हो जाता है। अगर आप कंसोल पे देखोगे तो वो फिल्टर जो इनेबल होते हैं वो आपको दिखेंगे यहीं पे, राइट, कि वो कौन कौन से सेट ऑफ फिल्टर्स हैं जो कि मेमोरी के अंदर चलते हैं। एक फिल्टर की बेसिकली चेन ही चलती है, एक फिल्टर की चेन चलती है, राइट। यहाँ से यहाँ पे देखिए, ये फिल्टर की चेन है पूरी, ये देखिए डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ये पूरी फिल्टर चेन चलती है। तो मैं ये पूरा ही का पूरा लाइन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके नोटपैड में, राइट, नोटपैड में आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने नोटपैड ओपन कर दिया है और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो ये देखिए पूरी डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन का पूरी कहानी यहाँ पे चल रही होती है। तो ये लाइन मैं हटा देता हूँ, यहाँ से वो मेन क्लास है, देखिए ये सारी अलग अलग तरह के फिल्टर्स हैं जो कि मेमोरी के अंदर चल रहे होते हैं। तो ठीक है, एक फिल्टर नहीं है, बहुत सारे फिल्टर हैं। और फिल्टर करता क्या है? फिल्टर यार किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर किसी भी किसी भी बिजनेस लॉजिक के चलने से पहले, किसी सर्वलेट या जेएसपी या कंट्रोलर के चलने से पहले रिक्वेस्ट को प्री प्रोसेस करता है। तो जो हमारा ये रेस्ट एपीआई है, इसमें भी तो डिस्पैचर सर्वलेट है ना। तो डिस्पैचर सर्वलेट वो एक सर्वलेट क्लास है, फ्रंट कंट्रोलर है, उसके पास रिक्वेस्ट जाने से पहले भी इसको प्री प्रोसेस करता किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस फिल्टर, राइट। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह से, जैसे डिसेबल इनकोडिंग यूआरएल फिल्टर, ठीक है, सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट फिल्टर, ठीक है, इस तरह से देखो सीएसआरएफ फिल्टर, लॉगआउट फिल्टर, यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर। तो इस तरह से बहुत सारे सेट ऑफ फिल्टर्स मेमोरी में कॉल हो जाते हैं। अब ये अलग अलग तरह के फिल्टर का अलग अलग रोल है। अब इन इन फिल्टर्स का कैसे कैसे क्या कहानी यूज होता है, उसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। अभी तो हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा, बहुत लंबी कहानी है स्प्रिंग सिक्योरिटी की, ठीक है। अच्छा,
अब तो सर आप क्या बताने वाले हो? मैं बताने वाला ये हूँ कि इसमें से देखिए होता क्या है कि एक फ़िल्टर बाय डिफ़ॉल्ट चलता है और वो डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर क्या करता है हमारी मेमोरी के अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर ही इन मेमोरी में, इसको इन मेमोरी बोलते हैं, जैसे H2 डेटाबेस इन मेमोरी होता था, मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ही इन मेमोरी के अंदर वो हमारे यूज़र के क्रेडेंशियल्स जनरेट करता है मेमोरी के अंदर। ठीक है? जिसका पासवर्ड आपके सामने दिख रहा है, ये पासवर्ड जनरेट करता है और ये बार-बार नए पासवर्ड जनरेट करता है, तो ये पासवर्ड आपको दे दिया उसने। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र और एक पासवर्ड वो मेमोरी के अंदर खुद ही जनरेट करता है। कौन? स्प्रिंग सिक्योरिटी का एक कोई डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर नहीं जनरेट करता है, वो कौन करता है? वो इन मेमोरी, है ना? यूज़र मैनेजर करके हमारी क्लास होती है, इन मेमोरी में ही एक यूज़र की क्लास होती है जो वो पर्टिकुलर काम करती है। बट उसको भी चेक करने का काम, उसके क्रेडेंशियल को चेक करने का काम ये सारा काम फ़िल्टर करती है, राइट? तो देखिए ये जो है बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर यूज़र है, मतलब पर्टिकुलर यूज़र के लिए ये पासवर्ड है और ये ईच टाइम जितने बार एप्लीकेशन रन होगी ना, तो इस तरह का एक पासवर्ड मेमोरी में जनरेट होगा, वो भी एन्क्रिप्टेड पासवर्ड है ये, राइट? तो ये जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड को आपको कॉपी करके यहाँ पे अपने ब्राउज़र में जहाँ पे आप कॉल कर रहे थे, ये पासवर्ड में पासवर्ड को डालना पड़ेगा और यूज़र नेम में शायद यूज़र लिखना पड़ता है ना? शायद यूज़र या एडमिन देख लेता हूँ, ठीक है? यस, यूजर लिखना पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम यूजर और पासवर्ड में वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड आप डालोगे, तो जैसे ही वही डालोगे, नाउ यू आर एबल टू एक्सेस दैट एप्लीकेशन, एक्सेस दैट पर्टिकुलर एपीआई, रेस्ट एपीआई जो आपने बनाई थी, गेट एपीआई जो केवल गेट करने का काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम स्प्रिंग सिक्योरिटी की एप्लीकेशन बनाएंगे, तो ये जालिम हमेशा एक फॉर्म दे देगा हमें। बिल्कुल, सिक्योरिटी ऐड करोगे तो ऐसा ही फॉर्म दे देगा। तो सर ऐसा ही फॉर्म अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे क्या कस्टमाइज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ठीक है, ये तो ब्राउजर से कॉल कर रहे हो, सर जो पोस्टमैन है उसमें कैसे करेंगे? तो पोस्टमैन में ये कहाँ से पास करेंगे? तो देखिए पोस्टमैन के अंदर यहाँ पे देखिए अथराइजेशन करके एक टैब होता है। इस अथराइजेशन टैब के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे नहीं, अथराइजेशन टैब में जाएंगे। अच्छा जी, ऑथराइज़ेशन टैब के अंदर भाई यहाँ पे तो कहीं पे तो हम डालते हैं। तो हाँ, यहीं पे कहीं है देखिए। ये देखिए बेसिक ऑथ करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। तो बेसिक ऑथ वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे देखिए यूज़र नेम यूज़र दे दीजिए और पासवर्ड ये दे दीजिए। और इतना करने के बाद जब आप रिक्वेस्ट को सेंड करोगे, ये हमेशा सेट करके रखना पड़ेगा, है ना? तो यूज़र नेम यूज़र एंड पासवर्ड में क्या दिक्कत आ गई भाई? 1 सेकंड। तो आई डोंट नो, 1 सेकंड भाई, ये चल क्यों नहीं रहा है? चलना चाहिए। यही पासवर्ड है ना? और हम लोग यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम यूज़र दे रहे हैं और पासवर्ड में ये पासवर्ड हटा के अपना पासवर्ड सेंड कर दिया अभी, ठीक है? तो देखिए ये परफेक्ट तरीके से काम हो गया ना। देखिए यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गया और ये देखिए 200 ओके मैसेज आ गया। तो मतलब कहने का ये है कि जब भी आप स्प्रिंग सिक्योरिटी से अगर सिक्योर अपनी एपीआई को करना चाहते हो, सारे यूआरएल, मैं चाहता हूँ मेरा कोई भी यूआरएल मैं चाहता हूँ मेरा कोई भी यूआरएल बिना ऑथेंटिकेशन के कॉल ही ना हो। सिंपल सा मतलब है, मेरे किसी भी यूआरएल को केवल अथराइज्ड पर्सन ही कॉल कर पाए। अथराइज्ड पर्सन का मतलब जिसके लिए मैं एक क्रेडेंशियल जनरेट करूंगा, जिसके लिए मैं एक यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करूंगा, वो यूजर आईडी पासवर्ड आप डालोगे तो तभी वो एक्सेस होगा। आपने कहा सर आपने कहा यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करा? ये तो स्प्रिंग ने किया ऑलरेडी, स्प्रिंग सिक्योरिटी ने किया ऑलरेडी। तो यस, उसने मेमोरी के अंदर किया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। उसने मेमोरी के अंदर ही एक यूजर और एक पासवर्ड आपको जनरेट करके दिया है। उसी यूजर और उसी पासवर्ड को ही डाल के जब आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे तो कर पाओगे। तो आपने कहा कि अगर मुझे खुद का अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है तो इसके लिए हम कोडिंग करेंगे ना, तब हम इसके फ्लो को समझेंगे ना, तब हम कर पाएंगे। ऐसे नहीं कर पाएंगे, इसके फ्लो को समझना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये चीज हो गई प्रोसेस भाई। ये आपको बार बार प्रोसेस फॉलो करना है। और यहाँ पे अगर अगर अच्छा एक चीज और है, अभी जैसे यहाँ पे दोबारा आप अगर जैसे आप दोबारा यहाँ पे उसी API/hello को कॉल करोगे,
तो अभी आप देखिए, सॉरी हेलो, तो अभी आप देखिए API/hello HELLO लिख के एंटर मारा तो ये कॉल हो जा रहा है बार बार। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक बार अथराइज्ड हो चुका है ना, तो ये इस यूआरएल में उसने उसको रिमेंबर कर लिया है। अगर मैं इसको प्राइवेट विंडो में जाके और यहाँ से दोबारा रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, तो ये देखिए फिर से इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे यूजर नेम हाथी लिख दोगे और पासवर्ड वही लिख दोगे जो आपने देखा है तो ये चल जाएगा, नहीं, यहाँ बैड क्रेडेंशियल आ जाएगा। ये प्रॉपर सब कुछ चेक कर रहा है। तो इसका मतलब यूजर का आईडी और पासवर्ड जो मेमोरी में जनरेट होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट को चेक करता है, वो बाय डिफॉल्ट। तो यूजर नेम यूजर ही होना चाहिए और पासवर्ड यही होना चाहिए, तब ये जाके साइन इन करेगा और आपको इस एपीआई का एक्सेस देगा। अभी कुछ गलती हो गई भाई। यूजर नेम यूजर और पासवर्ड, पासवर्ड कुछ नया जनरेट हो गया क्या? नहीं, यही पासवर्ड है। कॉपी करते हैं और दोबारा ये पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके साइन इन करते हैं। परफेक्ट है भाई। तो इस तरह से आपने देखा क्या कि स्प्रिंग सिक्योरिटी में, जावा की स्प्रिंग बूट में अंदर सिक्योरिटी पढ़ने के लिए सिंगल लाइन की कोडिंग नहीं करनी पड़ी। एक सिंगल लाइन को कोडिंग के बिना ही हमारी सिक्योरिटी अपने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली इनेबल हो गई। मेरा कोई भी यूआरएल बिना ऑथेंटिकेट हुए आगे जाएगा ही नहीं। ऑथेंटिकेट का मतलब हो गया कि वो अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा तभी एक्सेस हो पाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड जो है स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट मेमोरी के अंदर खुद जनरेट कराता है, जिसको हम इन मेमोरी यूजर क्रेडेंशियल्स बोल सकते हैं। तो वो मेमोरी के अंदर ऑलरेडी यूजर का नाम यूजर होगा और पासवर्ड इनकोडेड यहाँ पे देता है। और जब मैंने इस पासवर्ड को डाला और यूजर नेम को डाला तो उसने अपने आप मेमोरी के अंदर जाके पूरा वैलिडेट कर लिया, वेरीफाई कर लिया। अच्छा, यूजर नेम पासवर्ड सही है। अच्छा, इसका मतलब ये यूजर अथराइज्ड हो, अथेंटिकेट हो चुका है। सॉरी, अभी मैं बार बार अथराइज अथेंटिकेट बोल रहा हूँ। तो मैं अगले वीडियोस में आपको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का एक्चुअल मीनिंग समझाऊंगा और साथ में यहाँ पे और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो आप वो यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे और यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप प्रॉपर क्या नाम है, आपको एक्सेस मिल जाएगा और फिर आप एपीआई को अंदर जाके आप उसे कॉल करा पाओगे। आपकी कोई भी एपीआई बिना यूजर आईडी पासवर्ड डाले नहीं जा पाएगी। तो तो देखिए, आपकी अगर सिंपलिसिटी के लिए मैं बताऊं तो एक हिंट दे सकता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हिंट ये है, अगर आप ये चाहते हो ना कि आपको ये यूजर आईडी पासवर्ड न लिखना पड़े और आप एप्लीकेशन में एक्सेस हो जाओ, राइट, आप खुद का यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करना चाहते हो और कम से कम कोडिंग नहीं करना चाहते हो, तो चलिए कोडिंग के बारे में तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। बट अभी अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे यूजर नेम टाइप करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजर नेम में अपना यूजर नेम हाथी दीजिए जो आपको मर्जी करे, और उसके बाद यहाँ पे यूजर पासवर्ड सेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप अपना यूजर नेम और अपना यूजर पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो अब जो मेमोरी के अंदर ये यूजर आईडी पासवर्ड इन मेमोरी में जनरेट हो रहा था, अब वो जनरेट नहीं होगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? है ना मजेदार चीज? बस ये दो लाइन का चेंज करने से आप अपने यूजर अपने पासवर्ड एप्लीकेशन में सेट कर सकते हो। इट मींस अब अगर यही एपीआई को मैं सेंड करूंगा तो नहीं काम करेगा, बिकॉज वो जो क्रेडेंशियल्स इन मेमोरी में थे अब बदल गए, क्योंकि उसका नाम मैंने हाथी दे दिया और इसका भी नाम मैंने हाथी दे दिया। हाथी और हाथी नाम से मैंने एक नए क्रेडेंशियल क्रिएट कर दिए और अब देखो ये हाथी वाले यूजर आईडी और पासवर्ड पे चल रहा है ना मजेदार चीज। हमने बहुत सारी कोडिंग नहीं करी, बस एक छोटी लाइन की कोडिंग से हमारा काम हो गया। और देखो, लॉगिन की तो ये फैसिलिटी देता ही देता है, साथ में लॉग आउट की भी फैसिलिटी देता है। चलिए फिलहाल मैं अगर इसको हेलो को कॉल करता हूँ तो ये चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, तो स्लैश मैं लॉग आउट लिख देता हूँ तो ये लॉग आउट हुआ कि नहीं? ओके, अभी नहीं हुआ भाई इसमें। ओके, हेलो लिखता हूँ दोबारा, बार बार कॉल हो जा रहा है भाई। नया विंडो ओपन करता हूँ। ओहो, एक मिनट, ब्राउजर में भी कॉल करके हम देख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे लिख के एंटर मारते हैं। अच्छा, दोबारा हम प्राइवेट विंडो, क्योंकि वो मेमोरी में एक बार रिमेंबर हो जाता है तो वो बार बार वही दिखता है। देखिए, अब यहाँ पे यूजर नेम मैं हाथी दूंगा और पासवर्ड भी हाथी दे के यहाँ पे साइन इन कर सकता हूँ, राइट। तो है ना बढ़िया चीज? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि जो बाय डिफॉल्ट यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है उसको आप चेंज कर सकते हो। ये एक तरीका है।
दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊँगा, कोडिंग से भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे पूरी सिक्योरिटी और ये पूरा इंटरनल कहानी इसकी समझानी पड़ेगी कि कैसे-कैसे सिक्योरिटी काम करती है। लेकिन गाइज़, ये समझाने के से पहले, है ना, आप लोगों का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है ना भाई। अगर आप ये वीडियो एन्जॉय कर रहे हो और चाहते हो सिक्योरिटी का मैं पूरा आगे पूरा वीडियोज़ बनाऊँ और सारा चीज़ करूँ, तो खूब कमेंट करो यार, खूब लाइक वाइक करो, अच्छा, है ना, मतलब शेयर करो चैनल को। उतना ग्रोथ नहीं है मेरे चैनल की जितना, मतलब, और मेरे वीडियोस में व्यूज भी नहीं आते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स देखते भी हैं, लाइक नहीं करते। तो यार लाइक वाइक कर दो भाई, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और फिर मैं अगला वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।